किसान भाइयों नमस्कार। जिला अशोकनगर के कृषि विज्ञान केंद्र अशोकनगर में आयोजित चौपाल कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, चौपाल का कार्यक्रम इसलिए हम आयोजित करते हैं ताकि इसका लाभ हमारे किसान भाई जो क्षेत्र में रहते हैं, जिले के अंतर्गत जो गांव में आते हैं, तहसीलों के अंतर्गत जो गांव आते हैं, वहां से आकर इसका लाभ उठा सकें। जहां हम बैठकर किसानों की और कृषि विशेषज्ञों के बीच आपसी चर्चा कराते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि किसान उस चर्चा का पूरा लाभ उठाए। ऐसी एक चर्चा आज हम कर रहे हैं और इस चर्चा में हम सामयिक कृषि की जानकारी देंगे, हम उद्यान की फसलों की जानकारी देंगे। खास बात ये है कि आज मौसम की भी जानकारी देंगे हमें आपको, और साथ में इस कृषि विज्ञान केंद्र के जो प्रभारी हैं वो हमें क्या गतिविधि हैं कृषि विज्ञान केंद्र की जो किसानों के बीच में जाकर उसको सफल बनाती हैं, किसान को एक अच्छा किसान बनाती हैं, सफल किसान बनाती हैं, ये भी हम आज बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित जो विशेषज्ञ हैं उनका परिचय करा दूं। सबसे पहले हैं डॉक्टर BS गुप्ता जी। आप कृषि विज्ञान केंद्र के मुख्य वैज्ञानिक हैं, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। उनके पास ही हैं डॉक्टर के यादव जी। आप वैज्ञानिक है, उद्यान की विषय से संबंधित जानकारी देंगे। उसके बाद आज हम आपको मौसम की जानकारी भी दिलाएंगे, तो इसके लिए हमारे साथ हैं श्री इंदर सिंह जी, ये जानकारी देंगे मौसम की। और मेरे समीप बैठे हैं श्री हेमंत जी त्रिवेदी। आप हमें सामयिक कृषि की रबी फसलों में इस समय क्या करना चाहिए, जो पौध जैसे उगती है पौध हो जाती है तो उस पौध में क्या विशेष ध्यान रखें, क्योंकि किसान भाइयों जैसे अंकुरण होता है तब अनेक बीमारियों का आक्रमण होता है, और कैसे उस पौध को आगे बढ़ाई जाए तभी तो फसल अच्छी आएगी, इसकी जानकारी देंगे। साथ में हमारे इस जिला अशोकनगर के जो अच्छे किसान हैं, सफल किसान हैं, उन्नत किसान हैं, वो किसान हमारे बीच में हैं, उनका परिचय कराएंगे मेरे साथी राहुल जी। जी नमस्कार साथियों, नमस्कार। आज जिला अशोकनगर में हमारे साथ है प्रगतिशील किसान जो कि कृषि विज्ञान केंद्र अशोकनगर में है। आइए हम उनका परिचय कराते हैं। जी, आपका नाम और आप कहाँ से हैं? जी नमस्ते, मेरा नाम रामेती रघुवंशी है और मैं अशोकनगर तुलसी सरोवर कॉलोनी में रहती हूँ। जी, आपका नाम और आप कहाँ से हैं? हीरा सिंह भल्लार, ग्राम रावसर, जिला अशोकनगर का रहने वाला हूँ। रावसर जिला अशोकनगर रावसर। जी, सज्जन सिंह यादव, ग्राम मुडरा, जिला अशोकनगर से कृषक हैं। खुमान सिंह रघुवंशी, ग्राम चकचरौली का निवासी हूँ। परिचय कराते हैं हमारे और सफल किसान भाइयों का। जी, राजकुमार सिंह रघुवंशी, ग्राम दुर्राहाट, तहसील ईसागढ़, जिला अशोकनगर से। मेरा नाम अंशुमान यादव है, ग्राम मुडरा, अशोकनगर जिला। जुगल किशोर कुशवाहा, ग्राम पलकटोरी, जिला अशोकनगर। जी बहुत बढ़िया। जी भाई साहब, आप? कार्तिक कुशवाहा, आई एम फ्रॉम विलेज पलकटोरी। बोलाराम कुशवाहा, ग्राम आवरी माफी, जिला अशोकनगर। तो साथियों, ये परिचय हुआ हमारे किसान भाइयों का, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे विशेषज्ञों से जो प्रगतिशील किसान हैं, अगर उनके मन में कोई सवाल हो तो आप हमारे विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं और उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, या शासन की किसी भी प्रकार की योजना का लाभ चाहिए या जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये थे राहुल जी जो आमंत्रित जो किसान भाई उनका परिचय करा रहे थे। हमें बड़ी खुशी होती है जब चौपाल में हमारे किसान भाई आते हैं और अपनी बात स्वयं रखते हैं और विशेषज्ञों से अपनी सलाह लेते हैं। तो सबसे पहले मैं गुप्ता जी से कहूँगा, संक्षिप्त में ये बताएं कि क्या गतिविधियाँ हैं केंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। और सर्वप्रथम मैं हमारे इस चौपाल कार्यक्रम में पधारे हुए सभी हमारे अतिथि किसान भाइयों का, हमारे दूरदर्शन केंद्र भोपाल से पधारे हुए हमारे सभी अतिथियों का मैं कृषि विज्ञान केंद्र परिवार और राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की ओर से स्वागत करता हूं। और जो कृषि विज्ञान केंद्र जो कि पूरे भारतवर्ष में कार्य कर रहे हैं, 731 कृषि विज्ञान केंद्र, जिसमें हमारा कृषि विज्ञान केंद्र भी राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कार्य कर रहा है। और जो हमारी गतिविधियाँ हैं उनके माध्यम से हम जिले के किसानों को जानकारियाँ देने का काम करते हैं। इनमें प्रमुख रूप से हमारे यहाँ पर प्रदर्शन इकाइयाँ रहती हैं, जिनमें प्रमुख रूप से फसल संग्रहालय है,
वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट है, एजोला यूनिट है, प्राकृतिक खेती की इकाई है, डेयरी है और इसके अलावा मातृ वृक्ष उद्यान है। इनके माध्यम से किसान भाई हमारे ज़िले के और बाहर के किसान भाई भी आते हैं और उनका अवलोकन करते हैं। इसके साथ में ही हमारी और गतिविधियाँ CFLD प्रोग्राम हैं हमारे, इसके अलावा ट्रेनिंग प्रोग्राम है परिसर के बाहर, परिसर के अंदर, और ये सभी जानकारियाँ प्रिंट मीडिया और हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसके द्वारा हमारे किसान भाइयों को नवीनतम तकनीकी से अवगत कराने से के लिए हमारा केंद्र कार्य करता है। तो ये थी कृषि विज्ञान केंद्र से दी जाने वाली जानकारी। क्षेत्र के किसान इस बात को समझ लें कि कृषि विज्ञान केंद्र में आएँ और यहाँ से तमाम जानकारियाँ प्राप्त करें, योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें, सामयिक जानकारी प्राप्त करें। डॉक्टर के यादव जी, आप ये बताएं कि इस क्षेत्र में उद्यानिकी की क्या संभावना है और केंद्र इसके लिए क्या कर रहा है? नमस्कार किसान भाइयों, जो कृषि विज्ञान केंद्र अशोकनगर में है, इसमें इस क्षेत्र में अमरूद के फसल ले सकते हैं, बिही जामफल बोलते हैं इसको, दूसरा नींबू का बगीचा, दूसरा ड्रमस्टिक सहजना, और एक चीकू बहुत अच्छा फल है, जो क्रिकेट बॉल और काली पत्ती वैरायटी के चीकू हैं, वो ले सकते हैं, बाहर से मंगाने पड़ते हैं, वैरायटी के ग्राफ्टेड रहते हैं। और तीसरा जो है ये आपका जो सहजना वगैरह की खेती हम कर सकते हैं। दूसरा कलमी बेर लगाए जा सकते हैं, कलमी बेर जो टॉप वर्किंग करके, जो देसी बेर है उसको भी टॉप वर्किंग करके कलमी बेर बनाया जा सकता है। इस तरह से यहाँ बहुत अच्छी जलवायु, आम के भी बगीचे लगाए जा सकते हैं, आम, अमरूद, नींबू और ये चीकू और ये पपीता, ये सब इस टाइप के बहुत सारे फलों की अच्छी मिट्टी है यहाँ की अशोकनगर की, और यहाँ पे सभी तरह के फल लगाए जा सकते हैं और समय पर लगाए जाएं और इनको गड्ढे करके लगाते हैं। धन्यवाद डॉक्टर यादव जी। किसान भाइयों, खेती और मौसम का चोली दामन का साथ होता है। अगर किसान को समय पर मौसम की जानकारी मिल जाए तो खेती में वो उपयोग कर काफ़ी कुछ उससे नुकसान से वो बच सकता है। जैसे पालक कब पड़ेगा, कब बरसात हो सकती है, कब ज़्यादा गर्मी पड़ सकती है। तो इसके लिए आज हमने अपनी चौपाल में मौसम वैज्ञानिक को भी आमंत्रित किया, इंदर सिंह जी। मौसम की क्या महत्व है खेती में? नमस्कार किसान भाइयों, मैं इंदर सिंह मिर्जा, कृषि विज्ञान केंद्र अशोकनगर में मौसम वैज्ञानिक के पद पर पदस्थ हूँ। हमारे यहाँ पे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगा हुआ है, जो कि अपने अशोकनगर ज़िले के मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और ये सारी जो टेम्परेचर वो ऑटोमेटिकली जो अपने भोपाल मैट सेंटर भोपाल को, जहाँ पर हमारे और मौसम के बड़े बड़े वैज्ञानिक बैठे हुए हैं, वो वहाँ पे उसको देख के उसको एनालिसिस करके हमको हर मंगलवार और शुक्रवार को फोरकास्ट, अगले 5 दिन की फोरकास्ट हमें भेजती है। उसके आधार पर हम एडवाइजरी किसानों को जारी करती है कि अगले 5 दिन में अपने अशोकनगर ज़िले का कैसा टेम्परेचर रहेगा, पानी गिरेगा या नहीं गिरेगा। अभी पिछली 24 तारीख को ही हमें फोरकास्ट प्राप्त हुई थी कि अगले 4-5 दिन में, मतलब 28-29 तारीख में 4-5 mm बारिश होने की संभावना है। तो हमने उसको मतलब एडवाइजरी किसानों को जारी की थी कि लगभग किसानों को अगर बहुत ही ज़्यादा आवश्यक न हो तो 2-3 दिन आप सिंचाई रोक दें, परंतु हम एकदम मना नहीं कर सकते कि आप बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि अभी गेहूं की फसल जो है CRI स्टेज पे भी चल रही है। तो इस समय पे अगर बारिश अगर नहीं होती है तो उसको नुकसान हो जाता। अगर पानी ऐसे 2-3 दिन में गिरने वाला तो हमने उनको जो किराए से पानी लेके भी देते हैं किसान भाई, तो उनके लिए हमने एडवाइस जारी की थी 1-2 दिन अगर पानी न चला किराए से तो उनकी जो बचत हो जाती है। तो इसके लिए हमने किसानों के पास जो फोरकास्ट जो एडवाइजरी बनाते हैं वो पहुंचाने के लिए हमने चनेरी, ईसागढ़, मुंगावली और अशोकनगर सारे किसानों के हमने व्हाट्सअप ग्रुप बना रखे हैं। उस व्हाट्सअप ग्रुप पे हम उस एडवाइजरी को किसानों के पास भेजते हैं, एडवाइजरी उसके व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से। ऐसे ही अब मान चलो किसानों को इससे फ़ायदा क्या होता है कि अगले ऐसे आएगी डेट में 21.6 डिग्री टेम्परेचर मैक्सिमम रहा और 5.3 डिग्री मिनिमम रहा। तो इससे होता है कि अगले 4-5 दिन में मतलब पाला पड़ने की संभावना है। तो उसकी धन्यवाद इंदर सिंह जी। तो मौसम की बड़ी विस्तृत जानकारी दी इंदर सिंह जी ने और समय समय पर क्षेत्र के किसानों को देते हैं। अब पौध संरक्षण और सामयिक जो कृषि क्या कार्य करना चाहिए, त्रिवेदी जी बताएंगे। डॉक्टर त्रिवेदी जी। नमस्कार किसान भाइयों, कृषि चौपाल में, और मैं कहना चाहूँगा किसानों को रबी सीजन में इस समय मसूर, सरसों, गेहूँ, चना और इसके अलावा धनिया ये मुख्य फसल है। और जो किसान भाई बीज के अलावा, बीज बोने के अलावा फसल कटाई तक
कई प्रकार के रोग बीमारियाँ आती हैं, उस संबंधित मैं आप किसान भाई बताना चाहूँगा। क्योंकि अभी मसूर में कहीं कहीं सूखने की समस्या थी, उसमें उकटा रोग आ रहा था, एक कोला सड़न आ रहा था। तो उसमें किसान भाई उसमें क्या नाम रेडोमिल वगैरह का छिड़काव कर दें, या नहीं है तो ट्राइकोडर्मा हमारे यहाँ अवेलेबल है, उसका भी किसान भाई उपयोग कर सकता है। दूसरा, सरसों में वाइट रस्ट, अभी क्या सर्दी जैसी पड़ेगी तो वाइट रस्ट आएगा, श्वेत किट बोलते हैं उसको। तो कभी कभी क्या है कि जब फूल अवस्था होती है तो उसमें हेड बनते हैं, तो उसमें क्या है मुड़ जाते हैं। तो वहाँ पर भी किसान भाई को मैंने बोला है कि जैसे हम अगर ऐसी कोई समस्या है वाइट रस्ट की, तो वहाँ पर थाइफेट मिथाइल या रेडोमिल का छिड़काव करें किसान भाई, इस समस्या से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा मैं कहना चाहूँगा धनिया, इस जिले में धनिया बहुत एरिया बढ़ा है रकबा। तो धनिए में क्या है कि एक स्टेम गाल पट्टिका आती है, इसको किसान भाई जनरली इसको लौंगिया अपनी जो भाषा में बोलता है, तो लौंगिया की समस्या आती है। तो जैसे ही ठंड के जितने दिन बढ़ेंगे उतना ही लौंगिया की जो रोग है उसकी संभावना ज़्यादा रहती है। तो किसान भाई ऐसी कोई अगर समस्या है तो किसान भाई कॉर्सुगामाइसिन और थाइफेनेट मिथाइल, ये जो कॉम्बिनेशन है बैक्टीरियल साइड का और फंजीसाइड का, इसका इस्तेमाल करें 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। और इसके अलावा मैं कहना चाहूँ किसान भाइयों को, जैसे गेहूं में अभी समस्या आ रही है बहुत, तो जैसे जड़ माहू, तो जड़ माहू में क्या है कि पीला पड़ रहा है, तो उसमें जड़ माहू के लिए किसान भाई इमीडाक्लोरपिड 0.5 ml के हिसाब से पर लीटर तो उसका छिड़काव करें, तो जो समस्या है जड़ माहू की वो नहीं रहेगी। दूसरा ये पर कहना चाहूँगा मैं कि कभी कभी जड़ माहू के अलावा कुछ फूट रोट रोग होता है, उसके समाधान के समय भाई थाइफेनेट मिथाइल का स्प्रे करें, तो ये गेहूं की समस्या से किसान भाई निजात पा सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर त्रिवेदी जी। किसान भाइयों, वक्त बदल रहा है, बदलते वक्त के साथ साथ खेती बाड़ी के तौर तरीके बदल रहे हैं। इन तौर तरीकों को समय पर किसानों के बीच पहुंचाना ये सबसे बड़ा काम है। पहले के ज़माने में किसी नीम, बड़ या पीपल के वृक्ष की नीचे चौपाल जमती थी, पर समय बदल गया है। आज बड़े बड़े भवन बन रहे हैं, वहाँ किसानों को हम बुलाते हैं कृषि विज्ञान केंद्र में या किसी और जगह पर वहाँ चौपाल का आयोजन करते हैं। ऐसी एक चौपाल चल रही है कृषि विज्ञान केंद्र अशोकनगर में। हमारे साथ बड़े ही गुणी किसान हैं, अपने सफलता की बात तो बताएंगे ही, साथ में वो हमारे विशेषज्ञों से कुछ जानना चाहें तो राहुल जी उनको संपर्क करें और पूछ सकते हैं। बिल्कुल साथियों, हमारे पास अशोक जिला के प्रगतिशील कृषक हैं और मातृशक्ति हमारे साथ में हैं, वो बताएंगे कि क्या कर रहे हैं और कुछ विशेषज्ञों से सवाल भी हैं उनके जो पूछेंगे। जी बताइए, आप क्या करते हैं? कोई सवाल हो हमारे विशेषज्ञों से? नमस्ते। जैसे अपने पास कम जगह है टेरिस, तो मैं टेरिस गार्डन पे सब्जियां लगाती हूँ। जैसे बाज़ार में आजकल अपन देख रहे हैं कितनी कीटनाशक सब्जियां आ रही हैं, तो अपन घर पे कैसे सब्जियां लगा सकते हैं? ठीक है जी, आपका कोई सवाल है हमारे विशेषज्ञ से? हाँ जी, जैसे गेहूं की फसल है जी, सरसों की है, हाँ, वो तो सब ठीक ठाक है, लेकिन मैं इस टाइम ककड़ी और करेला लगाना चाहता हूँ, उसके लिए मौसम अनुकूल है या नहीं? जी धन्यवाद। हमारा सवाल है ककड़ी और करेला पे। जी अभी क्या है, थोड़ा ठंड का मौसम है, तो अभी थोड़ा जर्मिनेशन अंकुरण की समस्या रहेगी। तो आप जनवरी 15-20 जनवरी के बाद थोड़ा सा करें, क्योंकि टेम्परेचर रहेगा पर्याप्त, उसमें क्या अंकुरण अच्छा रहेगा। नहीं अभी क्या है, कोई भी फसल है ना, अगर हम बोते हैं तो लगभग 20 दिन में कुछ निकल, धनिया तो हमारा 21 दिन में बाहर आ रहा है। तो थोड़ा सा नेक वेट कर लें टेम्परेचर का, और क्या है हम उसको पर्याप्त अभी उसको तापमान क्यों गिरता है, तापमान गिरी रहा दिन के दिन, तो थोड़ा सा 15-20 एक महीने का आप वेट कर लें, तो आप उसके बाद पर लगाएं। और अभी टाइम है, खीरा ककड़ी जो आप बोल रहे हैं उसके लिए अभी समय है, तो हम आपको इसको क्या नाम है, हम उसमें लेते हैं फसल, ये जायद उसमें बढ़िया हमारी क्या नहीं, हम कोशिश करें 20 जनवरी से या फरवरी में हम उसको लगाएं। जी। तो हम तो सभी किसान भाइयों से कहना चाहेंगे कि विशेषज्ञ जो सलाह दें उनका पालन करें। अगर अभी मौसम अनुकूल नहीं है तो ना लगाएं, थोड़े दिन बाद लगा लें, क्योंकि जायद की फसल हो जाएगी। और आगे किसान भाई अपनी कोई मन की बात हो, कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, दिनेश जी हमारे बीच प्रगतिशील किसान हैं और बिल्कुल वो सवाल पूछना चाहेंगे। जी आपका कोई सवाल, क्या करते हैं आप? जी हम फार्मर्स हैं, खेती करते हैं। जैसे हम गेहूं की फसल बोते हैं तो फसल तो अच्छी कर लेते हैं, पर उसका रेट सही नहीं मिलता है। तो हमको लगता है कि भाई उसका मतलब रेट सही मिलना चाहिए, मतलब कोई बेचने में कोई प्रोसेस यूनिट लगा सकें या कुछ हो, ऐसा हमें सर बताएं। तो उनसे हम जानकारी चाहेंगे। तो जी बिल्कुल, आप यादव जी सही कह रहे हैं। हमारे किसान कितने जागरूक हो रहे हैं, वो समझने लगे हैं कि हम उत्पाद तो हम करते हैं
और प्रोसेसिंग कोई और करके लाभ कमा लेता है। लेकिन अब किसान की जो मन की बात है वो हमारे विशेषज्ञ हल करेंगे। जी आप बताएं। हमारे जो सज्जन सिंह जी मुडरा डाकोनी के अच्छे प्रगतिशील किसान हैं और ये 600-700 कुंटल धनिया, 700-800 कुंटल सोयाबीन, 500-600 कुंटल गेहूँ बहुत उत्पादन करते हैं। अब उनकी समस्या है गेहूँ की, तो अभी भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना चल रही है जिसमें अधिकतम 10 लाख रुपए की छूट है और उसमें 10 लाख की छूट का लाभ लेकर के वो कोई भी उद्योग जो भी गेहूं की फसल के आधार पर प्राइमरी प्रसंस्करण का अथवा दलिया बनाना अथवा उसका पास्ता बनाना, सूजी बनाना या फ्लोर मिल, इस तरह की कोई भी प्रसंस्करण इकाई वो स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए वो उद्यानिकी जो विभाग है, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग है, वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं या उद्योग विभाग, उद्योग एवं व्यापार केंद्र, वहाँ से संपर्क करके और गेहूं के प्रसंस्करण पर आधारित उद्योग लगा सकते हैं। इस पर 35% सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जा रही है, बाकी का बैंक से लोन दिया जाएगा। बस हमारी क्रेडिट अगर वहाँ सिविल अच्छी है तो बैंक से भी केस जल्दी पास हो जाएगा और हम आसानी से उद्योग स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद गुप्ता जी। तो और किसान भाई राहुल जी, आप क्या करते हैं और हमारे विषय विशेषज्ञ से कोई सवाल है तो आप पूछिए। मैं डेयरी फार्म करता हूँ और ये कच्चा दूध है, उसको रेट नहीं मिलता, तो फिर ऐसा कुछ प्रोसेसिंग बताइए कि जिसका कुछ और मावा पनीर और कुछ बने वो। जी बेसिकली प्रोसेसिंग प्लांट से संबंधित सवाल है इनका। धन्यवाद। आप बताएं गुप्ता जी। बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये हमारे सभी पशुपालक भाइयों का बड़ा कष्ट है। बड़े अथक प्रयासों के बाद हमारे जो कुमान सिंह दादाजी अभी बोल रहे थे, उनके गांव में चकचलौली में एक दूध कलेक्शन सेंटर खोला गया था। अभी जिला प्रशासन द्वारा पहल की गई है कि दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां तैयार करनी है हमको, जहां पर 100 लीटर से अधिक दूध होता है उनको हम कोऑपरेटिव सोसाइटियों के रूप में पंजीकृत करेंगे और वहां पर हमारी सांची दुग्ध संघ की गाड़ी दूध लेने आया करेगी, क्योंकि जब तक विपणन की व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तब तक हमारे पशुपालक भाइयों को जो उचित लाभ मिलना चाहिए नहीं मिल पाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं और सभी चारों विकास खंड में अशोकनगर, ईसागढ़, मुंगावली और चंदेरी में कार्यशालाएं की गई हैं और सोसाइटियां बनाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। तो अगर आपके गांव में भी 100 लीटर से अधिक दूध पैदा होता है तो आपके यहाँ भी एक सोसाइटी तैयार करवाएंगे और उसको कोऑपरेटिव एक्ट में पंजीकृत करा करके वो कोऑपरेटिव सोसाइटी कार्य करेगी और आपके गांव से ही आपका दूध चला जाएगा, तो हमको एक लाभकारी कार्य मिलने लगेगा। धन्यवाद गुप्ता जी। तो किसान भाई आप देख रहे हैं कि हम विचार विमर्श चल रहा है, अपनी अपनी जो विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं हमारे किसान भाई, हमारे विशेषज्ञ। और भी कोई किसान भाई के मन में कोई जिज्ञासा है तो जरूर। मैं सर मूली और गेंदा के फूल की खेती करता हूँ, तो सर मूली में मेरे लिए मान लो काले धब्बे की शिकायत आ रही है सर, उसकी दवा नहीं मिल रही। जी, काले धब्बे की शिकायत। यादव जी आप बता। आप मूली में जो काला धब्बा आ रहा है ना, एक्चुअल में क्या है कि मूली में एक तो धब्बे कई प्रकार के किसान भाई थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि कभी कभी क्या माहू आती है तो माहू के कारण भी धब्बे बनते हैं। तो माहू के कारण धब्बे हैं तो माहू की कई दवाएं हैं, जैसे इमिडाक्लोप्रिड है, एसिटामाप्रिड है, डाइफेंथुरोन है, इनका किसान इस्तेमाल कर सकता है। अगर वास्तव में अगर बीमारी धब्बे है, पत्तियों में भी धब्बा होगा कि झुलसन टाइप ही है, तो वहाँ पर किसान भाई क्या है, कई हमारे जो टेबुकोनाजोल एक फफूंदनाशक है, देहक फफूंदनाशक है, उसका इस्तेमाल करें 1 ml पर लीटर के हिसाब से किसान भाई, तो ये हमारा धब्बे वाली समस्या दूर हो सकती है। और एक किसान भाई ने और पूछा था गेंदा, हाँ, तो गेंदे की खेती भी किसान भाई कर सकता है। और हमारे ज़िले में कई गांव हैं जो किसान भाई गेंदे की खेती कर रहे हैं और इस समय तो बढ़िया है। और पूसा बसंती और पूसा अच्छी जो किस्में हैं उनका किसान भाई लगाए, उनका गेंदा भरा हुआ रहता है और बढ़िया, और उसकी मार्केट में अच्छी कीमत है। तो पहले बड़े बड़े शहर के किनारे लोग करते थे और शहर में जाके बेचे जाते थे, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। गांव में अशोकनगर जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी फूलों की खेती हो रही है। वो समझ रहे हैं कि हमें परंपरागत जो खेती होती है उसके साथ साथ व्यावसायिक खेती करना भी बहुत ज़रूरी है। राहुल जी और भी एक किसान भाई बैठे हैं। जी दिनेश जी, हमारे साथ एक और युवा कृषक हैं जो कि खेती बाड़ी की पढ़ाई के साथ साथ खेती भी कर रहे हैं। तो आप पहले पढ़ाई के बारे में बताएं, क्या पढ़ रहे हैं? सर, माय नेम इज़ कार्तिक कुशवाहा, आई एम फ्रॉम 12th एग्रीकल्चर। थैंक यू। अभी किस चीज़ की खेती कर रहे हैं आप?
जैसे सर अपना जो आम है, तो आम में सर ग्राफ्टिंग करके सीडलेस इसको कैसे बनाया जाए जी, और नई स्पीसीज कैसे तैयार की जाए? जी यादव जी, आप बताएं। कुशवाहा जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। तो आम में ग्राफ्टिंग होती है, तो जो देसी आम का पौधा तैयार किया जाता है। पहले कोई भी गुठली बो देंगे आप, जैसे देसी आम की गुठली बोएंगे तो उससे तो देसी आम प्राप्त हो जाएगा, लेकिन कलमी आम की गुठली बोएंगे तो ये आम का पेड़ पौधा ही मिलेगा। पहले कॉपर लीव्स आती हैं, फिर उसमें हरी हरी पत्तियाँ आएंगी। जब वो उसकी मोटाई उंगली के बराबर हो जाए तब उसमें ग्राफ्टिंग की जाती है अच्छी वैरायटी की, जैसे लंगड़ा, दशहरी, चौसा, फर्जी, जो आप बनाना चाहते हैं उसकी वैरायटी उसमें ग्राफ्टिंग की जाती है। फिर जो ग्राफ्टिंग वाले हिस्से से जो शाखा बढ़ती है और बाकी शाखाओं को काट दिया जाता है, जो देसी पौधे की शाखाएं होती हैं, तो उससे जो पौधा वही प्राप्त होगा उसी वैरायटी का, लेकिन उसे ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है ना, ग्राफ्टिंग। धन्यवाद किसान राहुल जी। और कोई किसान भाई? बिल्कुल दिनेश जी, हमारे बीच में एक प्रगतिशील महिला कृषक हैं जो कि कुछ सवाल करना चाहेंगे हमारे विशेषज्ञ से। जी, मेरा सवाल है कि जिसके पास कम ज़मीन है, कम जगह है, वो अपनी सब्जियां कैसे लगा सकते हैं? जी, तो सब्जियां को लगा सकते हैं। यादव जी, आप ही बता दें। बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। ज़मीन कम है तो अच्छी बात है, उसमें सब्जी लगाएं और उसकी पौध तैयार कर लें, जैसे टमाटर, बैगन, मिर्च और पत्ता गोभी, फूल गोभी, जिनकी पौध तैयार की जाती है उनकी तो नर्सरी में थोड़ा सा एक सेट बना लें, कुछ पॉलीथीन का या कोई छाया का छप्पर टाइप का डाल लें, उसमें चारों तरफ से उसका घेराव कर लें पॉलीथीन से, तो उसमें अपन गैर सीजन समय से पहले पौध तैयार कर लेते हैं। उस पौध को तैयार करने के बाद अपन निश्चित क्यारियों में थोड़ी जगह में लगा लें। अभी जो प्रश्न था उसमें वो कह रहे हैं कि जैसे कम जगह है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और छत पर ये बिना जहर के सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं। इनके पास में जो जगह नहीं है और ये पूरे ज़िले में इनको राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे ज़िला स्तर पर कलेक्टर साहब ने भी इनको पुरस्कृत किया है, और जो इनके पास बेस्ट मटेरियल है उस सब का उपयोग करते हुए इसमें मेथी, पालक, मूली, इसके अलावा टमाटर, बैंगन, मिर्ची, फूलदार पौधे, ये सभी इनके छत पर बहुत अच्छा टेरेस गार्डन इन्होंने तैयार किया है। तो जिन किसान भाइयों के पास कम जगह है वो अपने बैकयार्ड में और न्यूट्रिशन किचन गार्डन लगाएं, और अगर वो अपने छत पर खेती करना चाहें तो आजकल छत पर खेती, कोरोना के समय में हमारे शहडोल इसमें अशोकनगर ज़िले में लगभग 45 टेरेस गार्डन यहाँ पे बनाए थे, और ये पूरी तरह से कोई रसायन का उपयोग नहीं करते। इसमें वो नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र और बर्मी कंपोस्ट हमारे यहाँ से लेकर के जाते हैं और किचन बेड से भी खाद तैयार करके ये उसमें प्रयोग करते हैं। तो जो छोटे किसान हैं अथवा भूमिहीन किसान हैं वो छतों का प्रयोग करें या बैकयार्ड में जो जगह है उनका उपयोग करके और वर्ष भर अपना एक ऐसा प्लान तैयार करें और सब्जियाँ पैदा करें। तो किसान भाइयों, हर गांव में तो हर किसान के पास, हर ग्रामीण के पास घर के आसपास एक बाड़ा होता है, जैसे आंगन भी कहते हैं, उसमें भी सब्जी लगा सकते हैं। वरिष्ठ किसान बैठे हैं, उनके अनुभव का भी लाभ लें। जी, सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि वे खेती ज़मीन के हिसाब से करें। हमारी ज़मीन क्या कह रही है, कौन सी ज़मीन में कौन सी फसल लगाना है। किसान क्या करता है कि चल रही है नारी, हो रहा है हका, बो रहे हैं गेहूं और दे रहे हैं मका। अरे गलेरा जमीन है और वहां तो मका बो रहे हो। अरे गलेरा जमीन में तो भैया धान होगी, पपीता लगा रहे, पपीता लगाओगे वहां पठार जमीन में लगेगी। तो जमीन किस तरीके की है उस तरीके से हमें खेती करना चाहिए। दूसरे किसानों से निवेदन है कि संतुलित खेती करें। किसान क्या है, एक चीज का भाव बढ़ गया तो उसके पीछे दौड़ जाती है। एक फसल के पीछे ना दौड़ के संतुलित खेती करें। ना जाने कौन से साल में कौन सी फसल अच्छी निकल जाए, कौन सी फसल का अच्छा भाव मिल जाए। जैसे अभी 3 साल पहले लहसुन में किसान के बीज के पैसे नहीं निकले और आज बारे निहारे हो रहे हैं, लहसुन नहीं में काम तमाम हो गए। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर 2 बीघा में लहसुन लगाने हैं तो लगाए, प्याज लगाना है तो लगाए, 1 बीघा में सब्जी लगाना है तो लगाए, 2 बीघा में गन्ना करना है तो करे, चावल करना है तो करे, लेकिन जमीन हमारी कैसी है उस हिसाब से खेती करे। इतना ही। जी जी। तो ये वरिष्ठता थी, बात सच कह रहे हैं। मिट्टी परीक्षण कराना, इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे खेत में कौन से तत्वों की कमी है
और अगर है तो उनकी पूर्ति करें, और किस फसल के अनुकूल मिट्टी है तो वैसी फसल बोएं। फिर उन्होंने कहा सारी फसलें बोना चाहिए, सही कहा उन्होंने। गेहूँ बोना शुरू कर दिया तो सब गेहूँ को ही बो रहे हैं, धान बोना धान बो रहे हैं। सभी प्रकार की फसलें बोएं, इससे सभी का कोई फसल का भाव आएगा, आपको मिलेगा, ये परेशानी नहीं आएगी। पशुपालन भी करें। तो किसान भाइयों, आज की चौपाल चल रही है पर समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए मैं सबसे पहले सभी जो विशेषज्ञ हैं उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। गुप्ता जी, आपने हमें बहुत अमूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। यादव जी, आपने उद्यान की संबंधी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। इंदर सिंह जी, आपने मौसम की बड़ी सटीक जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करेंगे आगे भी आप किसानों को देते रहें। त्रिवेदी जी, आपने तो तमाम जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी गुणी सफल प्रगतिशील किसानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी चौपाल में आए पर अपनी मन की बात कही, अपनी जिज्ञासा बताई, जिज्ञासा को समाधान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अशोकनगर में आयोजित जो चौपाल कार्यक्रम हुआ है उसमें बड़े गुणी प्रगतिशील किसानों ने अपने विचार रखे और उनकी समस्याओं का समाधान विशेषज्ञों ने किया। आज की चौपाल में बस इतना ही। अगली चौपाल में फिर ऐसी नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।